देखो जरा सम एप्लीकेशन में हम दो चीज देखेंगे, एक तो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन। ठीक है ना, ये दो चीजें हैं हमारे पास। तो सबसे पहले देखो लाइन ऑफ साइट क्या होती है। लाइन ऑफ साइट, ठीक है, लाइन ऑफ साइट है कि सपोज आप हो, ये आईज हैं और यहां से हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जहां भी हम देख रहे हैं। अभी अगर मैं हॉरिजॉन्टली कुछ भी यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये जो बनेगी मेरी लाइन ऑफ साइट बनेगी। ठीक है ना, ऐसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है और मैं उसे यहां से ऐसे देख रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो यहां से इस ऑब्जेक्ट मेरी आंखों से जो स्ट्रेट लाइन जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जारी है, तो ये क्या बनी, यहाँ पे एक लाइन ऑफ साइट हो गई है जहां पे मैं देख रहा हूं बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, चाहे हम ऊपर की तरफ फेस करके देख रहे हो, नीचे की तरफ फेस करके देख रहे हो, सामने देख रहे हो, जो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल के साथ, ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल, आप जो भी सरफेस है आपका, जिस सरफेस के ऊपर आप खड़े हो या जहां से भी देख रहे हो, तो वो सरफेस जो है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। यहां से ऊपर की तरफ जो आपकी लाइन ऑफ साइट एंगल बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना है कि ये हो गया हॉरिजॉन्टल सरफेस जिसके ऊपर आप खड़े हो, ये। ठीक है, तो आपकी आईज से यहां से हॉरिजॉन्टल के साथ जो आपकी लाइन ऑफ साइट एंगल बनाएगी, ठीक है ना, लाइन ऑफ साइट मैंने बता दिया क्या है कि आपकी आईज से जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो उसके बीच में जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो आपकी लाइन ऑफ साइट बनेगी। अब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ, ठीक है, अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपकी लाइन ऑफ साइट एंगल बनाती है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप किसी चीज को नीचे की तरफ देखोगे, यानी कि ये तो हो गई जब हम बिल्कुल स्ट्रेट देखते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है यहाँ पे। अब इस हॉरिजॉन्टल से बिलो नीचे की तरफ जब आप देख रहे हो तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसे आपने देखा, तो ये हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट जब आप नीचे की तरफ देख रहे हो। लाइन ऑफ साइट मैंने बताया है जब आपकी आईज और जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो उनके बीच में जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो लाइन ऑफ साइट होगी। अगर आप सीधे देख रहे हो तो लाइन ऑफ साइट ये बनेगी, ऊपर की तरफ देख रहे हो तो ऊपर की तरफ, नीचे देख रहे हो तो नीचे की तरफ। तो लाइन ऑफ साइट और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके बीच में नीचे की तरफ जो आपकी लाइन ऑफ साइट एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ कि जो एंगल आपने हॉरिजॉन्टल, आपकी जो लाइन ऑफ साइट है उसने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया है ऊपर की तरफ, मतलब अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा ठीक है, ठीक है, देखो एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। हमारे पास एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, उस पर चढ़ रहा है। वो यहां से ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और बहुत टाइटली स्ट्रेच्ड है, मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर कोई भी स्लैक नहीं है, मतलब ये ढीली नहीं है स्ट्रिंग। तो एक स्ट्रेट लाइन हम लेंगे ये, ठीक है, और ये ऊपर एक पोल से, ठीक है, एक पोल को ऊपर इसे हमने बांधा हुआ है और हाइट हमें निकालनी है पोल की, मतलब ये एच हमें चाहिए। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, जब आपने इस रोप को यहां से ऊपर बांधा है तो ये जो एंगल बना है ये 30 डिग्री बना है। मतलब अगर मैं यहां से देखूंगा तो ये हॉरिजॉन्टल, ये तो होगा स्ट्रेट लाइन, और यहां से ये बन गया हमारा एंगल ऑफ साइट इसके टॉप पे, तो ये बना एंगल ऑफ एलिवेशन। अब अगर आपके पास फिगर है तो आपको क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मुझे एच निकालना है तो देखना जरा, एंगल मुझे गिवन है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एच हमें दिया हुआ है 90 डिग्री के सामने क्या है, एच। तो पी और एच जिसमें आते हो, पी और एच जिस फॉर्मूले में आते हो आप डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज कर दोगे। ठीक है, तो हम क्या फॉर्मूला यूज कर लेंगे सीधे, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, या कॉसेक थीटा यूज करोगे उसके अंदर भी पी और एच आते हैं। ठीक है, तो एंगल की वैल्यू हमें मिल जाएगी,
एंगल की वैल्यू हमें मिल जाएगी, हाइपोटेन्यूज हमें पता है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, ठीक है। तो sin 30 इज इक्वल टू P की वैल्यू स्मॉल h और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 20। तो यहां से h कितना निकलेगा, sin 30 इज 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2 और यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है क्या 20, तो इनटू क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो h कितना आ गया 10 मीटर आ गया, ये हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, खुद फिगर बनानी है। अगर फिगर बना पाओगे तो क्वेश्चन में कुछ रह नहीं जाता सम एप्लीकेशंस में, ठीक है। एक ट्री है, ठीक है, जो कि स्टॉर्म की वजह से क्या हो गया है, टूट गया है, और जो ब्रोकन पार्ट है वो इस तरह से गिरा है कि ऊपर से वो ग्राउंड को टच कर रहा है। मतलब एक ट्री था ये सपोज यहां से ब्रेक कर गया, तो जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट कुछ इस तरह से गिरा है, ठीक है ना। ये ऊपर से जो टूट के गिरा है वो यहाँ पे ऐसे ग्राउंड को टच कर रहा है। कितना एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री, ग्राउंड पे गिरा है और ग्राउंड से कितना एंगल बनाया इसने 30 डिग्री बनाया। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट एंड टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, मतलब फुट ऑफ ट्री क्या हो गया, ये यहां से और जो ट्री जहां पे टूट के गिरा है वहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ ट्री का मतलब क्या है कि मुझे ये पूरी हाइट चाहिए और ये पूरी हाइट चाहिए, तो अगर हम इस पूरी हाइट को निकालना चाहते हैं तो वो क्या होगी, ये वाली हाइट h1 और ये वाली हाइट h2। अब ये जो हाइट है टोटल ट्री की हाइट क्या है, वो इस तरह से है, ये सपोज h2 थी और ये h1 लिया नीचे वाला पार्ट, तो h2 जो टूटने के बाद इधर आई है, मतलब हम h2 और h1 निकाल लें और दोनों को ऐड कर दे तो टोटल हाइट आ जाएगी ट्री की, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, देखो मुझे बेस गिवन है, ठीक है, और एंगल गिवन है। अब यहां पे मुझे चाहिए इसके सामने क्या है परपेंडिकुलर और यहाँ पे क्या है हाइपोटेन्यूज। तो P और H दोनों चीजें चाहिए, बेस दिया हुआ है तो बेस के साथ P कब कब आता है, एक तो tan थीटा आता है P अपॉन B, और H कब आता है बेस के साथ, एक आता है cos थीटा B अपॉन H, या यहाँ पे cot और sec दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो एक मुझे बेस इंक्लूड करना, ये ध्यान रखना, जो चीज हमें गिवन होती है वो इंक्लूड करनी होती है हमें। तो बेस जिस जिस फॉर्मूले में आता है वो सब हमारे काम के होंगे। यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, जहां जहां बेस आएगा, जो चीज हमें गिवन होगी ना उसे हमें यूज करना है, तो जिस फॉर्मूले में वो आता हो वही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो पहले देखो tan थीटा अगर हम लगाते हैं तो tan 30 इज इक्वल टू P हमें निकालना है, वो है h1 और बेस है 8, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो ये आ गया h1 कितना आ गया 8/√3, ठीक है। दूसरा है cos थीटा, cos 30 की फॉर्म वैल्यू बताओ, cos 30 √3/2 इंटू h2, ठीक है, B अपॉन H लगाया मैंने फॉर्मूला मेरे पास, इज इक्वल टू 8। अब h2 अगर निकालोगे तो कितना आएगा 16/√3, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास इतने मीटर, ये 8/3 मीटर। अब टोटल हाइट क्या होगी ट्री की सर, दोनों को प्लस करके इज इक्वल टू h1 प्लस h2, ठीक है ना, क्योंकि हमसे ट्री की हाइट पूछी गई है, तो जो टूट के ट्री गिरा था वो भी तो हमें बताना पड़ेगा ना। तो दोनों को ऐड कर दो, 8/√3 प्लस 16/√3, तो ये कितना आ गया 24/√3। और इसे अगर और भी सॉल्व करना चाहो तो सर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, √3 से कर लो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 24√3/3 हो गया, और 3 से इसे डिवाइड कर लो, तो ये आ गया 8√3। ओके सर, इतने मीटर आ गए। देखो 2 स्लाइड्स बननी है पार्क के अंदर फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, ठीक है। शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड whose top is at height of 1.5 मीटर और इंक्लिनेशन हो उसका 30 डिग्री, जबकि जो बड़े बच्चों के लिए बनना है वहां पे हाइट जो हो वो 3 मीटर हो, ठीक है, और एंगल हो 60 डिग्री, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, तो हमें लेंथ बतानी है। मतलब यहाँ पे आपके 2 ट्रायंगल बनेंगे, अगर छोटे बच्चों के लिए आप बना रहे हो
तो हाइट आपको रखनी है 1.5 मीटर, ठीक है, और एंगल कितना रखना है, वो रखना है 30 डिग्री, ठीक है, और आपको ये बताना है कि यहाँ पर ये कितनी लेंथ होगी इसकी, ठीक है। दूसरा इसे हम लिख लेते हैं ABC ट्रायंगल, और दूसरा हम बना रहे हैं बड़े बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो बड़े बच्चों के लिए जो बनेगा उसमें जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 3 मीटर, और एंगल जो होगा वो होगा 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है इसके लिए कि यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी होगी। अब फिगर हमारे पास आ गया, अब आराम से निकाल सकते हैं। देखो इन ट्राइंगल ABC क्या क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है आपको, और H निकालना है। परपेंडिकुलर दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, H निकालना है। तो क्या लगेगा, P और H किस में है, साइन थीटा, तो साइन 30 इज इक्वल टू P अपॉन H, अगर हम लगाएं तो 1.5 अपॉन H आएगा, ठीक है। तो साइन 30 इज 1/2, और ये हो गया 1.5 अपॉन H। H को ले आओ इधर, ये कितना हो गया, 3 मीटर आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो छोटे बच्चों के लिए बन रही है उस स्लाइड की लेंथ कितनी होगी, 3 मीटर। इधर देखो अब इन ट्राइंगल DEF, ठीक है, DEF ट्राइंगल में देखो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज हमें बताना है, क्या लगेगा, साइन 60 इज इक्वल टू P अपॉन H लगोगे, लिखोगे तो 3 अपॉन H आ गया यहाँ पे, तो ये आ गया √3/2 इज इक्वल टू 3/H। सॉल्व करो तो H इज इक्वल टू 3 2 अपॉन √3, तो क्या आ गया, 2√3 आ गया। √3 की अगर वैल्यू रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है, नहीं तो इतना भी छोड़ दोगे तो भी ठीक है। अगर क्वेश्चन में तुम्हें वैल्यू गिवन हो ना रूट की, √3 √2 √5 किसी की भी, तो वैल्यू पुट करना। अगर नहीं गिवन है, अगर तुम्हें वैल्यू याद है तो पुट कर दो, नहीं याद है तो उतना छोड़ देना। वैल्यू पुट करोगे ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। एक चीज और देखो कि जब हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, सपोज ये रहा, अब मुझे ये बताओ, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, ये मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बना दिया थीटा, ये डिस्टेंस है x। अगर डिस्टेंस लेस देन x हो, लेस देन x मतलब आप डिस्टेंस को कम कर रहे हैं इसको, और ये जो पॉइंट है आपने शिफ्ट करके इधर कर दिया A', ठीक है, ये पॉइंट शिफ्ट करके इधर कर दिया, और वो C पॉइंट वहीं पे है। अब आप देख रहे हो किसी चीज को ऐसे यहाँ पे, तो यहाँ पे बना सपोज फाई बना, ठीक है ना, फाई बना, और मैं ये मान लेता हूं ये डिस्टेंस x था, ये कितना डिस्टेंस रह गया, x1। तो मैं ऐसे लिख लेता हूं x1 इज लेस देन x, x1 इज लेस देन x, ये वाला जो डिस्टेंस है ना A', ये छोटा है किससे, AB से। तो जो थीटा और फाई का रिलेशन होगा वो क्या बनेगा, फाई इज ग्रेटर देन थीटा। मतलब अगर आप पास आते जाओगे पॉइंट के ऐसे, तो एंगल क्या होगा, वो एंगल बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही जब आप दूर जाओ, अगर यहां से एक पॉइंट ये हो गया A1, और यहां से अब मैं देख रहा हूं सेम पॉइंट को, याद रखना ये पॉइंट सेम होना चाहिए जो आप देख रहे हो। यहां पे हो गया हमारे पास सपोज θ1, तो कैसे अरेंज करेंगे हम कि जो θ1 होगा स्मॉलेस्ट है, उसके बाद थीटा है, और उसके बाद फाई है, ठीक है। तो अगर हमसे बोला जाए कि अरेंज करो इन्हें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और हमें सिर्फ डिस्टेंस दिया हो कि कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है कौन सा डिस्टेंस कम है, तो हम क्या कर पाएंगे, ऐसे अरेंज कर पाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस अगर बढ़ेगा सेम पॉइंट होना चाहिए, जो जिसे आप देख रहे हो वो पॉइंट सेम होना चाहिए। तो वहां से आप डिस्टेंस अगर बढ़ाते चले जाओगे उसके फुट से, तो डिस्टेंस को आप बढ़ाते चले जाओ तो एंगल कम होता चला जाएगा। जितना दूर हम जाएंगे उतना एंगल छोटा हो जाएगा, जितना पास आएंगे उतना एंगल बड़ा रहेगा, ठीक है। सपोज एक ये टावर है, पॉइंट A है, ये B है, यहां से हम कुछ डिस्टेंसेस पे खड़े हुए हैं। सपोज यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है C, यहाँ पे है कोई D, और यहाँ पे कोई है E, ये 3 लोग खड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है, और सेम टावर को देख रहे हैं, अलग अलग जगह से देख रहे हैं। ये है डिस्टेंस x1 पे, ये है टोटल डिस्टेंस है इसका x2,
और इसका डिस्टेंस है x3। ठीक है, ये जो एंगल बना रहा है वो θ1 बना रहा है, ये θ2 बना रहा है और ये θ3 बना रहा है। ऐसे फिगर ना देके अगर हमें वो ऐसे भी बोल दे कि एक टावर ए बी है और फुट ऑफ टावर से कुछ डिस्टेंसेज है x1 x2 x3, ठीक है, x1 x2 x3 हमारे पास डिस्टेंसेज हैं, तो उस पे हमें थीटा को बताना है। मतलब हमें ऐसे दे दिया, फिगर नहीं दी है, हमें सिर्फ क्या है, लैंग्वेज दी हुई है कि टावर है ए बी जिसे हम देख रहे हैं फ्रॉम पॉइंट सी, या ऐसे मान के चलो क्वेश्चन अगर मैं लिख दूं कि टावर ए बी है, ठीक है ना, और 3 seen by 3 people at 3 different points C, D, E at distance x1 x2 x3 respectively, ठीक है ना। और हमें ये बोल दिया कि x1 से बड़ा है x2 डिस्टेंस से x3, ठीक है, ये हमें बोल दिया गया है। ठीक है, तो अब हमें ये भी बताया हुआ है कि एंगल क्या बना रहे हैं, डिस्टेंस ये मेकिंग एंगल ऑफ एलिवेशन θ1 θ2 θ3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तीनों के एंगल भी हमें दे दिए और हमें ये बता दिया गया है, ठीक है, ये बता दिया गया है और बोल दिया गया है अरेंज θ1 θ2 और θ3 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ऐसे, या करेक्ट ऑर्डर पूछ लिया जाए θ1 θ2 θ3 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो सबसे कम डिस्टेंस पे वो सबसे ऊपर की तरफ देख रहा होगा तो सबसे ज्यादा एंगल बन रहा होगा, जो उससे ज्यादा डिस्टेंस पे है वो थोड़ा और सामने की तरफ देखेगा, और पीछे चले जाओ और सामने, तुम बिल्कुल पीछे चले जाओ ऐसे, और यहां से देखो जरा, यहां से जब ऐसे देख रहे हो तो ये एंगल जो बन रहा है ना, ये सबसे छोटा एंगल बन रहा है, और पीछे चले जाओगे तो ये जितना पीछे चले जाते जाओगे उतना एंगल क्या होता जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। तो अब अरेंज करना है, तो जिसका डिस्टेंस सबसे कम है उसका एंगल सबसे बड़ा है, θ1 सबसे बड़ा, θ2 उसके बाद और θ3 सबसे छोटा। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो ऐसे लगाएंगे हम, θ3, θ2, θ1, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। या ऐसे लिखना चाहो θ3 इज लेस देन θ2 लेस देन θ1, तो ऐसे कर सकते हैं।